अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ हैं जी हरिमोहन जी, और आप सब जानते हैं सर को, उनके चैनल्स पे भी देखते रहते हैं। बहुत शुक्रिया कि आज आप आए हैं। आरजू जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बुलाया। थैंक यू सो मच सर। सर आप टीचर भी हैं और आज आप ही से रिलेटेड, यानी आपके शोबे से रिलेटेड कहना चाहिए कि टॉपिक है। और ये सबसे पहले ये बताइए कि आखिर चल क्या रहा है बांग्लादेश में। स्टूडेंट्स जो हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं काफी टाइम से, और अब तो उन्होंने जो प्राइम मिनिस्टर है बांग्लादेश के, उनसे भी कहा है कि वो रिजाइन कर दें, जो लेटेस्ट न्यूज वहां से आई है। और ये प्रोटेस्ट खत्म होने में नहीं आ रहा। कैसे देखते हैं आप इस सारी सिचुएशन को, और ये आखिर क्यों स्टार्ट क्यों हुई है? आरजू जी, इस प्रोटेस्ट को मैं दो सवालों के साथ स्टार्ट करूं तो पहला, क्या आपको याद है हमारे यहाँ भी एक शाहीन बाग मूवमेंट हुआ था? बहुत सारी लेडीज पहन बुर्का वगैरह के अंदर आके बैठ गई थी। उन्होंने क्या कहा था? इस कानून को वापस लो वरना हम नहीं जाते। उसके बाद आपको याद होगा किसान पीजेंट मूवमेंट हुआ था इंडिया में। उस पीजेंट मूवमेंट में क्या नैरेटिव था? उस पीजेंट मूवमेंट में नैरेटिव था कि जो आपने लॉ बनाए हैं वो वापस लो वरना हम नहीं जाते। ठीक है, कोई कॉम्प्रोमाइज है ही नहीं, ओनली सिंगल पॉइंट डिमांड, वापस लो। अच्छा, उसके बाद हमारे यहां रेसलर्स मूवमेंट हुआ था। उस रेसलर्स मूवमेंट में जो क्या नाम है, जो उस टाइम पर वो रेसलिंग मिनिस्टर होते थे या स्पोर्ट्स मिनिस्टर होते थे, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, रेसलिंग फेडरेशन के चीफ होते थे ब्रिजभूषण शरण सिंह। मैडम, उनके साथ काम किए हुए ऑफिसर से अगर पूछें तो वो कहते हैं भाई वो बंदा गुंडा है, वो बदमाश है, वो किसी को, हो सकता है तो ऐसा तुम्हें अगर सुनने में आए कि उसने किसी को मार के काट के फेंक दिया, कहते वो हो सकता है, वो ऐसा लगता है और उसका बिहेवियर ऐसा है कि मार काट नहीं है तो कम से कम गुंडा ही है और जबरदस्त दबदबा है। कहता है लेकिन एक चीज पर मैं कभी भी विश्वास नहीं कर सकता कि वो लूज कैरेक्टर है, और गवर्नमेंट भी जानती है वो लूज कैरेक्टर नहीं है, कोई इशू नहीं है। उसने ये कहा कि जो पुराने ओलंपिक प्लेयर्स हैं जो मेडल भले ही जीत के लाए हैं उनको भी ट्रायल देना पड़ेगा। प्लेयर्स कहते हैं हमें तो फ्री मूव चाहिए, हमें ट्रायल नहीं देंगे। इतनी सी बात पे सारे प्लेयर्स अड़ गए सारे प्लेयर्स। तो उनको सिर्फ एक चीज पर कि ब्रिजभूषण शरण सिंह को हटाओ वरना हम नहीं मानते, हम प्रोटेस्ट करेंगे। मैडम, मैंने 3 एग्जांपल्स गिनवा दिए, ऐसे बहुत सारे हैं। कॉमन चीज क्या है? या तो हमारी ये बात मानो वरना हम नहीं मानते, हम नहीं हटते। ये चीज सिर्फ यही है तो आप वेनेजुएला में उठाकर देखिए। मैडम, वेनेजुएला के अंदर जो मुडेरो है, मेरे नाम मेरे को इतना ही प्रोनाउंसिएट करना आता, मुडेरो, उसके सामने जो अपोजिशन है मैडम, अपोजिशन को भी 48% वोट मिले हैं और मुडेरो को 52% वोट मिले, 51 पॉइंट समथिंग, यानी बहुत फ्रैक्शन का फर्क है, 1 या 1.5% का फर्क है, और मुडेरो जीत गए। अब अपोजिशन कह रहा है हम अपने आप को हारा हुआ मानते ही नहीं, मुडेरो कुर्सी से उतरे और हम बैठेंगे। इन सब में एक कॉमन फैक्टर है, इन सब में कॉमन फैक्टर है अमेरिका और कनाडा। अमेरिका और कनाडा हमारे पीजेंट मूवमेंट में भी थे, वहां से आवाजें आ रही थी कि जी बचाओ, मतलब ये आप ऐसा नहीं कर सकते, किसानों की बात माननी पड़ेगी। ये शाहीन बाग में भी थे कि आपको ब्लैक एक्ट, जबकि वो किसी भी बंदे की सिटीजनशिप लेने के लिए था ही नहीं, वो तो पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से, बांग्लादेश से 2014 से पहले जो हिंदू आ गए थे उनके लिए था। बिल्कुल, रियलिटी तो ये थी, लेकिन झूठ फैलाया गया और अमेरिका कहता नहीं वो कानून वापस लो। भैया, मेरा देश, मेरे देश की पार्लियामेंट ने कानून बनाया, मेरी गवर्नमेंट इंप्लीमेंट करेगी, तू कौन होता है कि नहीं नहीं नहीं, नहीं ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है ना, ये जो सारे के सारे बैठे हुए हैं इनको आप हटाओ, इनको खुश करो। पीजेंट्स के साथ भी यही था, पहलवानों के साथ भी यही था, मणिपुर के अंदर भी यही है, वेनेजुएला में भी यही है, फ्रांस में भी आप देख सकते हैं। जहां जहां पर
एक ऐसी गवर्नमेंट में, इवन आपके इमरान खान के साथ ऐसा हुआ है, जहां जहां पर अमेरिका की पसंद की गवर्नमेंट नहीं है, वहां वहां पर एग्जैक्टली यही ड्रामा क्रिएट किया है अमेरिका ने। और यही अमेरिका है, जब इसके प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के ऊपर कोई गोली चलाता है तो उसकी खबर तक नहीं बनती, यूट्यूब के ऊपर वो ट्रेंड पर नहीं आता, कोई डिस्कशन नहीं होने देता। जो वीडियो ट्रंप पे डिस्कशन कर रही थी उसी का गला दबा रहा था। आप देखिए, तो बांग्लादेश इससे अलग नहीं है। सबसे पहले बांग्लादेश की अगर ज्योग्राफिकल लोकेशन देखेंगे तो वो, उसका जो पूरा लैंड बॉर्डर है वो 90% के करीब इंडिया के साथ मैच करता है, मतलब इंडिया से टच करता है। मतलब 90% का मतलब ये है कि वो इंडिया की काख में है, समझते होंगे। और अगर बांग्लादेश में किसी तरीके की डिस्टरबेंस होती है, प्रॉब्लम होती है, या बांग्लादेश में किसी तरीके का सिविल वॉर होता है, या बांग्लादेश में एंटी इंडिया गवर्नमेंट बैठती है और वो प्रो अमेरिका और प्रो चाइना और प्रो पाकिस्तान है, तो सोचकर देखिए, एक तो हमारे पोरस बॉर्डर्स, ऊपर से एंटी इंडिया गवर्नमेंट, क्या इंडिया शांत रह पाएगा? ये चीज आपको वहां समझनी पड़ेगी। ये पहला है ज्योग्राफी, यानी अगर वहां पर प्रो इंडिया गवर्नमेंट है तो इंडिया कंफर्टेबल जोन में है, शेख हसीना। अगर वो एंटी इंडिया गवर्नमेंट के साथ है, या वहां एंटी इंडिया गवर्नमेंट है, या यूं कहें द गवर्नमेंट विच वाज नॉट सपोर्ट, विच इज नॉट सपोज टू बी सपोर्टेड सपोर्ट इंडिया, राइट, वो गवर्नमेंट है शेख हसीना, तो इंडिया की टेंशन हमेशा बनी रहेगी। ये हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा बांग्लादेश की सिचुएशन में, कि वो इंडिया जैसी पावर को रोकने के लिए, उसकी टेंशन बढ़ाने के लिए एक इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर प्रेजेंट कंट्री है। अगर उस कंट्री के ऊपर अमेरिका का कंट्रोल है या अमेरिका का इन्फ्लुएंस वहां की गवर्नमेंट पर है, तो अमेरिका जैसे चाहेगा बांग्लादेश को अगेंस्ट इंडिया यूज कर सकता है एज अ बार्गेन चिप। इसी तरीके से अगर वो गवर्नमेंट प्रो चाइना है तो भी इंडिया के लिए सरदर्द है। और पाकिस्तान का तो मामला उसमें एक अलग है। अब आ जाते हैं, क्योंकि हिस्ट्री का टीचर हूं तो बेसिकली थोड़ी सी हिस्ट्री मुझे समझ, वो मतलब चीजें हिस्ट्री से जुड़ जाती हैं। आज जो वो स्टूडेंट खड़ा होकर ये कह रहा है कि शेख हसीना रेजिग्नेशन दो और इंक्वायरी करवाओ, तो प्रॉब्लम यहां ये है कि अल्टीमेटली इसके हिस्टोरिकल रूट्स पे अगर आप जाएंगे तो आपके पाकिस्तान के अंदर 1947 में जो पाकिस्तान बना था, तो पाकिस्तान के पास आइडिया ऑफ पाकिस्तान नहीं था एक्सेप्ट वन थिंग, एंड होल आइडिया ऑफ पाकिस्तान वाज प्रेजेंट ऑन दैट वन थिंग, एंड दैट इज इस्लाम। कि जो कुछ भी है इस्लाम है, और इस्लाम के मानने वाले मुस्लिम उम्मा एक है, बाकी सब साइड में हट जाओ, बाकी किसी को हम मानते ही नहीं। वो चल भी रहा था वो तब तक जब तक इंडिया के अंदर हिंदूज मेजॉरिटी में थे और आप अलग डिमांड कर रहे थे। मजे की बात ये, माइनॉरिटी मुस्लिम्स की बात की गई और वो माइनॉरिटी मुस्लिम्स इंडिया वाले पार्ट में थे। और उससे ज्यादा मजे की बात, आपके जिन्ना साहब जिनके लिए पाकिस्तान मांगा, उनको इंडिया में ही छोड़ के पाकिस्तान बनाकर चले गए। भाई पाकिस्तान में तो मुस्लिम्स पहली मेजॉरिटी में थे, उनके लिए तो कंट्री देना ही नहीं था। असली कंट्री की डिमांड तो इंडिया वाले मुस्लिम्स के लिए की गई थी। अब इनके नाम पे पाकिस्तान मांग लिया और उसके बाद इन मुसलमानों को यहीं छोड़ के कहते हैं हिंदुस्तान में मुसलमानों वफादार रहना और खुश रहना, मैं चला। अब इन बेवकूफों को यहाँ वाले को समझ में नहीं आया, तुम्हारा तो कट गया भाई तो पागल बना के चला गया अच्छे तरीके से। मैं क्लास में पढ़ाता हूँ और बच्चे कहते हैं हाँ सर ये तो हुआ तो भाई अब भुगतो क्या कर सकते हैं। और अंग्रेजों ने पाकिस्तान बना दिया, चलो ठीक है। अब जब पाकिस्तान बन गया और इस्लाम आइडेंटिटी को मान लिया गया तो सारी आइडेंटिटी तो इस्लाम है। लेकिन क्या दो भाइयों में लड़ाई होती है या नहीं होती? दो भाइयों में पॉसिबली तब तक लड़ाई नहीं होगी जब तक सामने एक तीसरा दुश्मन खड़ा होगा। और सामने वाला दुश्मन हटते ही तो दो भाई नहीं लड़ेंगे तो उनकी बीवियां लड़ने लग जाएंगी आपस में। यही एग्जैक्टली
पाकिस्तान के अंदर भी हुआ कि नेता लड़े या ना लड़े, वो जो छुटभइये नेता होते हैं गलियों के अंदर, वो आपस में लड़ने लग गए, पंजाबी सिंधी बलूची। अच्छा मजे की बात, पंजाबी सिंधी बलूची उस टाइम नहीं लड़ रहे थे, उनको सबसे ज्यादा बदबूदार, छोटे, नाटे, काले, पान खाने वाले, लुंगी पहनने वाले और मच्छी खाने वाले, जिनमें से बदबू आती थी, आप ही के बहुत सारों मतलब किताबों में पढ़ा मैंने कि उनमें से बदबू आती थी। तो पहला डिवीजन जब क्रिएट हुआ तो पाकिस्तान में तो सिंगल एक ओपिनियन था, जो अभी का पाकिस्तान है उसका सिंगल ओपिनियन था कि वो बदबूदार है, और बंगाली जो है वो पाकिस्तान का प्रधानमंत्री नहीं बनेगा, ढंग से साफ बात कह दी गई थी। लेकिन बांग्लादेश में दो ग्रुप्स थे। एक ग्रुप वो था जो मुस्लिम उम्मा के नाम पे अभी भी पाकिस्तान को अपना कंट्री मानता था और मजबूती के साथ पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ था, और उसको हैंडल कर रही थी, उसको फ्यूल कर रही थी, उसको सपोर्ट कर रही थी जमाते इस्लामी। सही। और एक शेख मुजीबुर रहमान वाला मामला खड़ा हो गया। शेख मुजीबुर रहमान कहता है मैं तो बंगाली हूं, मुसलमान तो हूं लेकिन बंगाली भी हूं, तो मेरी बंगाली आइडेंटिटी का क्या हुआ? अगर उसे प्राइम मिनिस्टर बना देते तो पाकिस्तानी आइडेंटिटी जिंदा रहती, लेकिन क्योंकि वो बंगाली था, मच्छी खाता था, बदबू आती थी, तो इसलिए वो तो प्राइम मिनिस्टर बना नहीं, तो बंगाली आइडेंटिटी जिंदा रहेगी। तो बांग्लादेश में दो आइडेंटिटी आज भी है, एक शेख मुजीबुर रहमान वाली जिसकी बेटी शेख हसीना है, एक जियाउर रहमान वाली। याद कीजिए 1975 में शेख मुजीबुर रहमान के 17 बंदों के साथ शेख मुजीबुर रहमान को गोलियों से भून डाला था। सही। और उसके बाद जियाउर रहमान आया था जो प्रो पाकिस्तानी था, और जैसे ही जियाउर रहमान आया था तो पाकिस्तान और बांग्लादेश के रिलेशंस बड़े जबरदस्त एक साथ आ गए थे। तो असलियत में बांग्लादेश को अगर आप उठाकर देखेंगे तो मोटे तौर पर वहां दो आइडियाज काम कर रहे हैं। एक वो जो रेडिकल इस्लाम को सपोर्ट करता है और पाकिस्तान को सपोर्ट करता है आज भी, दूसरा वो जो कि आज भी आप बंगाली आइडेंटिटी को सपोर्ट करता है। असलियत में आज जो बांग्लादेश में हो रहा है इसे आप इन दो फॉर्म्स में देखें, बंगाली आइडेंटिटी वर्सेस इस्लामिक आइडेंटिटी, और ये दोनों लड़ रही हैं। अब लड़ने के लिए कोई मुद्दा चाहिए तो वो है रिजर्वेशन। उस टाइम पर जिन्होंने पार्टिसिपेट किया या जिन्हें पाकिस्तानी आर्मी ने मारा, 20 लाख औरतों का रेप किया, ये बंगाली जो लेडीज हैं, बंगाली रिकॉर्ड्स है, वो बोल रहे हैं। आप माने ना माने कोई बात नहीं, आप नहीं मानेंगे, मैं मानता हूं, मानते नहीं मानते वैसे अर्जु जी, कोई बात नहीं, मत बोलिएगा इसमें, ठीक है। लेकिन हुआ यहां पर बांग्लादेश का ये एलिगेशन है पाकिस्तानी आर्मी के ऊपर। अब एक वो बंदे हैं जो ये कह रहे हैं वो रेप गलत हुई है बंगाली फर्स्ट, और दूसरे ये कहते हैं ये सारे झूठ बोल रहे हैं, इतने तो हुए नहीं थे, थोड़े बहुत हुए थे, अब थोड़े बहुत भी कितने थे वो नहीं पता, लेकिन ये इंडिया की कॉन्स्पिरेसी थी, हम तो पाकिस्तान के साथ खुश थे। तो लड़ाई में वो जो प्रो मतलब एंटी पाकिस्तान थे जिन्होंने बांग्लादेश की आजादी की लड़ाई लड़ी थी, उन सबको रिजर्वेशन दे दिया। अब रिजर्वेशन एक पीढ़ी को दे देते ठीक है, दूसरी पीढ़ी को दे दिए, चलो झेल लिया जाएगा। अब प्रॉब्लम ये है 50 साल पहले जो हुआ था उसके पोते पोतियां उस रिजर्वेशन को एंजॉय कर रहे हैं, और 39 या 40% रिजर्वेशन है। कैन यू इमेजिन 30 या 40 कुछ ऐसे परसेंट रिजर्वेशन है। हम जानते हैं रिजर्वेशन हमारी कंट्री में है, 30% रिजर्वेशन बहुत ज्यादा होता है। और मेरा मानना यह है कि कहीं ना कहीं कंट्रोल कर करके उसको खत्म कर देना चाहिए। यहां तक वो स्टूडेंट्स बिल्कुल ठीक है कि एंटी रिजर्वेशन है और ये रिजर्वेशन अनड्यू है, ये ठीक नहीं है, ये बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन प्रॉब्लम किसी भी मूवमेंट के साथ ये नहीं होती जिस ऑब्जेक्टिव के साथ वो स्टार्ट होता है। हमारे यहाँ डेमोक्रेटिक मूवमेंट्स होते हैं, हम जानते हैं उन मूवमेंट्स में स्टार्टिंग में वो जिस इशू के साथ या ऑब्जेक्टिव के साथ स्टार्ट होते हैं, लास्ट तक वो ऑब्जेक्टिव बचता ही नहीं है, और उसमें इतने डिफरेंट एलिमेंट्स आ जाते हैं कि जो ऑब्जेक्टिव जिसके साथ शुरू किया गया था मूवमेंट, वो तो सेकेंडरी हो जाता है, और जो मामला जो मतलब दूसरे मूवमेंट मुद्दे होते हैं वो प्राइमरी हो जाते हैं। जैसे इंडिया में शाहीन बाग वाला जो मामला हुआ था, उसकी स्टार्टिंग हुई थी कि जी ये कानून जो है ये वापस लो।
बाद में उसमें एंटी मुस्लिम से लेकर थूक जिहाद से लेकर वो न जाने क्या क्या और सुप्रीम कोर्ट से लेकर सारी खिचड़ी पक गई। ये तो फिर भी चल गया। बड़ी प्रॉब्लम तब हुई जब किसान आंदोलन आया। पहले वो कहते हैं इनमें रिफॉर्म करो, फिर कहते हैं इन्हें वापस लो, फिर कहते हैं उसमें एमएसपी दो, फिर कहते हैं उसमें लीगल गारंटी दो, फिर उसके बाद कहते हैं खरीदना ही पड़ेगा, फिर उसके बाद कहते हैं गवर्नमेंट इंश्योरेंस भी दे, फिर कहते हैं गवर्नमेंट पीजेंट को पेंशन भी दे। मतलब शॉर्ट में शुरू कहां से हुआ था और उसके बाद वो खालिस्तान का झंडा और न जाने क्या क्या खत्म होने में नहीं आ रहा था वो फिर खत्म होने में नहीं आ रहा, अभी भी नहीं हो रखा। वो हरियाणा के बॉर्डर पे बैठे हुए हैं और अगर हरियाणा में बीजेपी हार गई तो वो सारे दिल्ली की बॉर्डर पे चढ़ दौड़ेंगे। और अगर दिल्ली में केजरीवाल बैठा हुआ तो यकीन मानो पंजाब से लेकर दिल्ली तक बीजेपी को या मोदी को प्रॉब्लम होनी है और तगड़ी प्रॉब्लम होनी है। अब हुआ क्या, ये सब चीजें हो गई हैं। अब जैसे ये सारा मामला सेटल हो गया, जैसे ये सारा मामला चल गया, इसका नेक्स्ट लेवल क्या होगा? अब ऑब्वियसली बात है, प्रॉब्लम तो आई। इसका नेक्स्ट लेवल ये आया कि अब उस मूवमेंट को अमेरिका, पाकिस्तान, जमाते इस्लामी और चाइना, इनके फैक्टर्स ने वहां पर हाईजैक कर लिया है और अब वो उस चीज को इधर से उधर खींच रहे हैं। अब इस मूवमेंट को इसलिए हैंडल करना मुश्किल हो रखा है और जानबूझकर ऐसी सिचुएशंस क्रिएट की जा रही है कि शेख हसीना रेजिग्नेशन दो। और क्योंकि 200 के करीब बंदे पुलिस फायरिंग में मारे गए हैं और वीडियोस भी आई हैं कि पुलिस ने एक गोली चलाई, 2 बंदे गिर गए। पता लगा एक बंदा चौड़ा होके कह रहा है कि मारो गोली, और पुलिस वाला गोली मार देता है। और लगातार सिचुएशंस बिगड़ती जा रही हैं। तो बांग्लादेश की अल्टीमेट प्रॉब्लम मैंने आपको बता दी कि ये मेन रीजन है और इसका सॉल्यूशन मुझे जल्दी से नजर नहीं आ रहा। वो इंटरनेट के बाद वो ब्रूटल जिसे कहते हैं वो बाय फोर्स और बाय प्रेशर इसको खत्म किया जाए, वरना खत्म भी नहीं होगा। एंड इट्स द बिटर ट्रुथ। तो वो मगर सर घुस गई है जी। नहीं, मैं बस ये कहती कि मगर सर इसमें फिर ये कहना कि प्राइम मिनिस्टर रिजाइन कर दे, ये आपके ख्याल से क्यों कहा जा रहा है? और देखिए, आप मुझे खुद सोचकर बताइए, प्राइम मिनिस्टर रिजाइन कर दे, आपको नहीं लग रहा इट्स क्लियरली अ पॉलिटिकल डिमांड? जब चौथी बार उसको हरा पाने में कामयाब नहीं हुए और अमेरिका से लेकर हर कोई पीछे वो मतलब पीछे रह गया और इंडिया बड़ी मजबूती के साथ वहां पर खड़ा हुआ था, तो इसका सीधा मतलब क्या है? इसका सीधा मतलब ये है कि इंडिया प्रो इंडिया गवर्नमेंट वो बनी हुई है और प्रो इंडिया गवर्नमेंट जो है उसको कैसे तो कैसे करके हटाएंगे। पॉपुलैरिटी में वो डाउन नहीं हो पा रही, हरा पा नहीं रहे, 5 साल का फुल मेजोरिटी आ गई है, बढ़िया मेजोरिटी के साथ आ गई है। पड़ोस का जो सबसे ताकतवर देश है वो उसके साथ खड़ा हुआ है, बाकियों को घुसने नहीं दे रहा, जो भी उनको फांसी तक दिलवा दी है, जो इसके खिलाफ आवाज उठा रहा है, सब चीजें थोड़ा थोड़ा डिक्टेटर वाला मामला है वो अमेरिका तक को सुना रही है। तो आप मोटे तौर पर देखेंगे कि वहां पर सिचुएशंस इस तरीके से हो चुकी हैं कि वो अब जानबूझकर ऐसी डिमांड उठा रहे हैं कि इसे भगाओ यहां से, ताकि जनता गुस्से में आए, इसीलिए वो डिमांड कर रहा है। सर आप यहाँ तो वो ममता जी ने कहा था कि जी सब लोग यहाँ आ जाए अगर कोई मसला है बांग्लादेश में, वो तो इस किस्म की हम तो कहते हैं ना, ममता जी आप जाके उधर चले जाओ बांग्लादेश, हमारे बाप का कुछ नहीं जाता, जल्दी जाओ। इनका दरअसल क्या है, बंगाल के अंदर 27% मुस्लिम वोट्स हैं, इट्स अ क्वाइट हाई परसेंटेज। और उनकी एक आदत है, वो 27% मुस्लिम इंडिया में क्लियरली एंटी बीजेपी है, क्लियरली एंटी बीजेपी है। जबकि बीजेपी के ऊपर जो दाग है वो बाबरी डेमोलिशन से लेकर एक बाबरी डेमोलिशन का दाग है। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो अगर आप समाजवादी पार्टी को देखेंगे तो मैडम 2000 से ज्यादा दंगे हुए थे 5 साल में और सारे हिंदू मुस्लिम डायट्स हुए थे। अंदाजा लगाकर देखिए समाजवादी पार्टी के रूल में, कांग्रेस रूल उठा के देखिए, जितना ज्यादा बर्बाद मुसलमान कांग्रेस और बाकी पार्टियों के रूल में हुआ है उतने ज्यादा बेनिफिट्स बीजेपी के रूल में मिले हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि क्योंकि बीजेपी ने वो मॉस्क डिमोलिश किया था इसलिए बीजेपी दुश्मन है। अब बीजेपी ने 10 साल जो है, मोदी जी ने 10 साल हर मुस्लिम को जो भी आ रहा था उसको बहुत बेनिफिट्स दिए, घर बनवा दिया, गैस दे दी, बिजली दे दिया, टॉयलेट दे दिया, पैसे दे दिए, जो मांगता सब दे दिया। मैडम 2.5-3 लाख रुपए पर पर्सन खर्च कर दिया मिनिमम।
बिल्कुल। एक भी वोट नहीं मिला। मैडम 532 मकान बनवा के दिए गवर्नमेंट ने मोदी की तरफ से। 532 मकानों में मैडम 5-5 बंदे तो रहते होंगे, 2500 बंदों में से 1500 वोट तो होंगे। मैडम एक भी वोट नहीं पड़ा उस गांव से। ऊपर से यहाँ जमीयत उलेमाए हिंद का जो मौलाना है अरशद मदनी, वो कह रहा है मुसलमानों ने बीजेपी से बदला ले लिया। बीजेपी वाले कहते हैं मुसलमानों ने बीजेपी से बदला ले लिया, कि हाँ ले लिया, कि ठीक है अब हम लेंगे। अब ये जो माइंडसेट है ये मुस्लिम्स का बंगाल में भी है, और वो 27% वोट बैंक मुस्लिम्स का सीधे सीधे ममता बनर्जी को मिलता है, और उसमें से मैक्सिमम आपको बंगाली रिफ्यूजीज मिलेंगे, इलीगल माइग्रेंट्स मिलेंगे, जिन्होंने वोटर आईडी कार्ड से लेकर सब चीजें बनवा ली हैं। नतीजा आपके सामने है कि वो जैसे ही बंगाल का या बांग्लादेशी का मामला आता है, ममता बनर्जी का कलेजा फट के बाहर आता है, कहाँ है बांग्लादेशी, यही तो मेरा वोट बैंक है आगे का, आओ तुम्हें गले लगाऊं। हाँ, उन्होंने तो बड़ी स्टेटमेंट दी थी, उन्होंने तो कहा था कि सब लोग आ जाएं। तो शेख हसीना ने कह तो दिया औकात में रहे, मोदी सरकार ने कुछ नहीं कहा। शेख हसीना ने ऐसा बढ़िया वाला उसको जवाब दे दिया कि औकात में रहे, फालतू के है ना हमारे काम में दखल अंदाजी करने की कोशिश मत कर। चुप हो गई। वो अपनी जगह शेख हसीना बिल्कुल ठीक है, इसका वो जो बांग्लादेशी प्रेम था वो सारा निकाल दिया 1 सेकंड के अंदर। हाँ। तो ये है। अब यहां हमारे यहाँ अपोजिशन राहुल गांधी को भी यही। अब जैसे एक बात बताइए, अयोध्या के अंदर मुस्लिम लीडर ने 3 मुस्लिम लीडर्स ने 12 साल की एक हिंदू लड़की का रेप कर दिया, जो दलित लड़की है उसका रेप कर दिया। मैडम यही रेप जब मणिपुर में हुआ था तो शोर मचा रहे थे। यही रेप जब एक मुस्लिम ने किया, 3 मुस्लिम्स ने किया, 2.5 महीने तक उसको रेप किया है, और वो 12 साल की बच्ची जब प्रेग्नेंट हो गई तब पता लगा, वरना वो बता भी नहीं पा रही थी। 12 साल की। ना तो अखिलेश यादव कुछ बोल पा रहा, ना राहुल गांधी कुछ बोल पा, कोई कुछ नहीं बोल रहा। यही सजा तो एक जैसी होनी चाहिए सर, उसमें हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है, जो ऐसा क्राइम करता है उसकी सजा तो एक ही होनी चाहिए। ट्वीट तक नहीं हो गए, ढूंढ के दिखा दो। ये हिंदू मुस्लिम ढूंढते हैं उसमें, वो इसलिए ना क्योंकि वो मुस्लिम था। यही अगर वो रेपिस्ट हिंदू होता और अपर कास्ट होता और लड़की दलित होती तो इतनी देर में तो सबकी मां मर जाती, और सब है ना नागिन डांस कर करके रो रहे होते कि हाय संविधान खतरे में आ गया, कॉन्स्टिट्यूशन इज इन डेंजर। हमारे यहाँ ये घटिया राजनीति चलती है, और ममता बनर्जी ने जो किया वो उसी दोगली पॉलिटिक्स का एक एग्जाम्पल है। जी बिल्कुल सही। लेकिन खैर मैं तो हैरान हो रही थी कि वो एज ए चीफ मिनिस्टर इस तरह का स्टेटमेंट दे सकती हैं बगैर गवर्नमेंट, मतलब मेन गवर्नमेंट से पूछे बगैर या प्राइम मिनिस्टर से बात किए बगैर। लेकिन एनीवे हम इस खबर के ऊपर नजर रखेंगे। बांग्लादेश की हमारे यहाँ मोदी को कहते हैं कि डिक्टेटर है। इनके बिहेवियर, मैडम एक डिक्टेटर किसी को टिकने देता है? सद्दाम हुसैन था, गद्दाफी था, हौसनी मुबारक था, बशर अल असद है, वो क्या नाम है, वो बेलारूस वाला है, हमारे यहाँ भी रहे डिक्टेटर्स। आपके यहाँ पर भी बड़ी सारी, आवाज उठा के तो दिखाएं। बिल्कुल मिनियाते हुए घूमते हैं। हमारे यहाँ रोज सुबह उठ के कह लेते हैं मोदी चोर है, मोदी कहता अच्छा हूँ कि हाँ है, कि ठीक है यार कोई बात नहीं, और वो डिक्टेटर है, बड़ा घटिया डिक्टेटर है हमारा। तो बड़ा शर्म आती है अगर हमारा डिक्टेटर ऐसा है तो। ममता बनर्जी वहां बोल रही है और वो चुप बैठे बैठे सुन रहे। ममता दीदी ऐसे मत करो ना, ममता करे यहाँ भी बोल पीछे, बोलूंगी ठीक है बोल ले। तो हमारे यहाँ कोई डिक्टेटर नहीं है, टिपिकली डेमोक्रेसी है जिसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच है, बोल ले यार कोई बात नहीं, अगर प्रॉब्लम क्रिएट होगी तब देखेंगे। लेकिन भारत सर इस वक्त सबकी नजरें बांग्लादेश पर भी, हालांकि इस वक्त ईरान और इजराइल भी बड़े हॉट टॉपिक है, लेकिन ऑब्वियसली बांग्लादेश जो है उसकी भी, उसको लोग देख रहे हैं। ब्रिटेन को कवर कीजिएगा, ब्रिटेन सबसे हॉट टॉपिक है। ब्रिटेन इज मूविंग टुवर्ड्स अ सिविल वॉर। हाँ वो भी चल रहा है, बिल्कुल आज भी न्यूज आ रही थी, वहां पे काफी गड़बड़ है। डेफिनेटली हम उसको भी देखेंगे। थैंक यू सो मच कि आज आपने ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू।